A very good morning to all the participants of this webinar from DTRTI Lucknow. Today is an auspicious day, 3rd of August 2020, being a full moon day, and the festival of Raksha Bandhan is also being celebrated today. So wish you all a very pious, sacred festival. इस त्योहार को रीति रिवाजों के साथ मनाइए और खुश रहिए। शुरुआत करते हैं सेक्शन 49 सबसेक्शन 7 से। Where the capital gain arises from the transfer of a capital asset, being a share in the project in the form of land or building or both, referred to in subsection 45(5)(a), not being the capital asset referred to in the proviso to the said subsection, the cost of acquisition of such asset shall be the amount which is deemed as the full value of consideration in that subsection. यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि कोई ऐसा कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है जो उस प्रोजेक्ट का शेयर है, लैंड या बिल्डिंग के रूप में या दोनों के रूप में, जिसका रेफरेंस सेक्शन 45(5)(a) में आया है, जिस प्रोजेक्ट का रेफरेंस सेक्शन 45(5)(a) में आया है, और वो ऐसा कैपिटल एसेट नहीं है जो 45(5)(a) सबसेक्शन के प्रोवाइजो में मेंशन हो, रेफर्ड हो, तो ऐसे केस में उस एसेट की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो वही ली जाएगी जिसको कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जा रहा है। यानी जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जा रही है उस सबसेक्शन में, यानी 45(5)(a) में, उसी को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी मान लिया जाएगा। तो इसको और डीपली समझने के लिए लेट्स गो बैक टू 45(5)(a). ओके, दिस इज 45(5)(a) और 45(5)(a) कहता है कि जब कैपिटल गेन किसी एसएससी को अराइज होता है, अगर एसएससी इंडिविजुअल या एचयूएफ है, और कैपिटल गेन अराइज होता है किसी ऐसे कैपिटल एसेट के ट्रांसफर से जो कि या तो लैंड है या बिल्डिंग है, दोनों है, और ये कैपिटल गेन अराइज होता है एक स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के तहत, यानी स्पेसिफाइड एग्रीमेंट होती है, और स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के बारे में लिखा गया है कि स्पेसिफाइड एग्रीमेंट एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होती है जिसमें कि जो पर्सन उस लैंड या बिल्डिंग या दोनों को ओन कर रहा है वो ये एग्री करता है कि वो दूसरे पर्सन को अलाउ कर देगा कि वो उस लैंड या बिल्डिंग या दोनों पे एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को डेवलप करे, और उसके एवज में उस ओनर को एक शेयर दे दे, और वो शेयर लैंड या बिल्डिंग या दोनों हो सकता है, उसी प्रोजेक्ट में एक शेयर दे दे, और कैश का पेमेंट जो है उसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है उस एग्रीमेंट में। तो जहां भी इस तरह की स्पेसिफाइड एग्रीमेंट के तहत कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ अपने लैंड या बिल्डिंग या दोनों को ट्रांसफर करता है, जो कि कैपिटल एसेट कहे जा रहे हैं, तो जो कैपिटल गेन है वो चार्जेबल होगा उस प्रीवियस ईयर की इनकम में जिस प्रीवियस ईयर में सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन उस प्रोजेक्ट का मिला था, चाहे वो पार्ट कंप्लीशन का मिला था या पूरे कंप्लीशन का मिला था। तो अगर पार्ट कंप्लीशन भी है तो भी कैपिटल गेन उस प्रीवियस ईयर में चार्ज हो जाएगा जिस ईयर में पार्ट कंप्लीशन हुआ है, और ये सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया जाएगा। और इसमें जो सेक्शन 48 के पर्पज से जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट के इशू करने के दिन उस व्यक्ति के शेयर की जो उसको मिल रहा है
जो कि लैंड या बिल्डिंग है, दोनों है प्रोजेक्ट में, और उसमें जोड़ा जाएगा वो कैश जो उसको मिला था कंसिडरेशन के रूप में, अगर कोई कैश मिला था तो। यानी जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है उस दिन पर देखा जाएगा कि उस व्यक्ति का शेयर की वैल्यू क्या है। स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से, स्टैम्प ड्यूटी जो भी डिपार्टमेंट लगाता है उसके वैल्यूएशन के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है, और स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू का मतलब है कि उस शेयर की वैल्यू कितनी है। स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट के लिए जो कैलकुलेट की जाती है, और उस वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा, और उसके साथ ही उसमें वो कैश भी जोड़ दिया जाएगा जो उस ओनर को प्राप्त हुआ था। कहने का मतलब ये कि अगर पार्ट प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है बनना, तो उसको पार्ट प्रोजेक्ट पे के आधार पे भी उसको टैक्स किया जा सकता है। मतलब उसी प्रीवियस ईयर में टैक्स किया जा सकता है जिस प्रीवियस ईयर में पार्ट प्रोजेक्ट भी बन गया है, और उस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो माना जाएगा जो स्टैम्प ड्यूटी को कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू उसके शेयर की निकाली जाती है। और जैसा कि आपने अभी देखा था कि प्रोवाइजो में जो है वो नहीं होना चाहिए ऐसे, तो इसलिए प्रोवाइजो को भी पढ़ लेते हैं कि बशर्ते कि जो प्रोविजंस हैं इस सबसेक्शन के वो नहीं अप्लाई करेंगे जहां पर एसएससी अपने शेयर को प्रोजेक्ट में जो उसका शेयर है उसको ट्रांसफर कर देता है सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू करने की तारीख से पहले या उस तारीख तक, यानी अभी कंप्लीट नहीं हुआ प्रोजेक्ट और उसके पहले ही उसने अपने शेयर को अगर ट्रांसफर कर दिया, तो फिर इस सबसेक्शन के प्रावधान लागू नहीं होंगे। एंड द कैपिटल गेन्स शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर। और तब क्या होगा कि कैपिटल गेन्स उस प्रीवियस ईयर की इनकम माना जाएगा जिसमें वो ट्रांसफर टेक्स प्लेस। और जो प्रोविजंस है इस एक्ट के, इस सबसेक्शन के अलावा जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के, वो अप्लाई कर जाएंगे जब प्रश्न आएगा कि हमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड या क्रूइंग को तय करना है, वो कितनी थी उस ट्रांसफर के वजह से। यानी जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर जो डीम किया जा रहा है वो है जो स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू है, लेकिन चूंकि ये जो प्रावधान है ये लागू नहीं हो रहा है, तो बाकी प्रावधानों के अनुसार जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन निकाली जा सकती है वो निकाली जाएगी। क्योंकि उस व्यक्ति ने, ओनर ने अपने शेयर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होने से पहले ही बेच दिया था या ट्रांसफर कर दिया था, और इसलिए हो सकता है कि वो जो उसका जो ट्रांसफर है वो किसी और पहले प्रीवियस ईयर में हो गया हो। तो ये डिटरमिन करने के लिए कि कौन से प्रीवियस ईयर में ये जो ट्रांसफर है टैक्स किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन से पहले अगर ट्रांसफर कर दिया है तो जो भी प्रीवियस ईयर है उस ट्रांसफर का, वो प्रीवियस ईयर लिया जाएगा और उसी प्रीवियस ईयर में उसको टैक्स किया जाएगा। और उसके अलावा अगर वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलने के बाद उसको ट्रांसफर करता है, तब ये 5A का प्रावधान उस पर लागू हो जाएगा, और उस केस में वो प्रीवियस ईयर लिया जाएगा जिस प्रीवियस ईयर में वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन इशू किया गया है फॉर द होल ऑफ द प्रोजेक्ट और फॉर द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो इसके संदर्भ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लैंड होता है, बिल्डिंग होती है, या दोनों होते हैं, तो वो एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसको स्पेसिफाइड एग्रीमेंट कहा जा रहा है किसी भी बिल्डर के साथ, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से बिल्डिंग प्लान को अप्रूव किया जाता है, और ये प्रोजेक्ट को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट उस पर बनाया जाता है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के में के जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा जाता है कि मैं ये लैंड और बिल्डिंग या दोनों आपको दे रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ, और इसके एवज में मुझे आप लैंड, इतना लैंड या बिल्डिंग या दोनों अपने इस रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में देंगे। तो इसको पढ़ने के बाद
हमने जब 45(5)(a) पढ़ लिया तो 49 में जो बात कही जा रही है उसको अप्रिशिएट करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो 45(5)(a) में कहा गया है कि जब भी ऐसा कैपिटल एसेट ट्रांसफर होता है जो कि शेयर है, लैंड या बिल्डिंग या दोनों के रूप में, जिसका वर्णन 45(5)(a) में किया गया और प्रोवाइजो वाला नहीं है, यानी कि वो सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन से पहले नहीं बेचा गया, तो उस केस में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा उस एसेट का, वो वही अमाउंट लिया जाएगा जो कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन की डेट में जो स्टैंप ड्यूटी के को कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यू आती है उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर तारीख को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल गया, उस तारीख को आप उस ओनर के का जो शेयर है लैंड या बिल्डिंग या दोनों के रूप में जो उसको मिल रहा है अपना लैंड या बिल्डिंग या बोथ को देने के इवज में, उसकी वैल्यू को स्टैंप ड्यूटी के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उस कैपिटल एसेट का जो कि शेयर है प्रोजेक्ट में जो उसको मिला है, जो नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में जो शेयर मिला है उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। उसके बाद जैसे जैसे उसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है और उसके बाद कभी भी वो बेचेंगे तो एक्चुअल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन वो ले ली जाएगी और उसके इवज में ये जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसमें से वो रिड्यूस कर दिया जाएगा और जो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट वगैरह होगी वो भी इसमें रिड्यूस करके और फिर कैपिटल गेन वर्कआउट हो जाएगा। तो अब आते हैं 49(8) पर, where the capital gain arises from the transfer of an asset, being the asset held by a trust or an institution, in respect of which accreted income has been computed and the tax has been paid thereon in accordance with the provisions of Chapter 12(EB). The cost of acquisition of such asset shall be deemed to be the fair market value of the asset, which has been taken into account for computation of the accreted income as on the specified date referred to in subsection 2 of section 115 TD। तो यहाँ पे एक ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि एक ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन जिसको होल्ड कर रहा है और जिसके रिस्पेक्ट में एक्रीटेड इनकम को कंप्यूट किया गया है और उसमें टैक्स पे किया गया है। तो ये जो कैलकुलेशन है चैप्टर 12(EB) के अनुसार होता है। सो वी विल गो टू चैप्टर 12(EB) and we'll first try to understand this provision. So we are going to chapter 12(EB). Okay, here we are, chapter 12(EB). It starts with 115 TD, 115 TE and 115 TF. ये है chapter 12(EB), क्योंकि unless we understand this, we will not be able to understand what is given in section 49. So we have to understand this first. Now chapter 12(E) में भी एक स्पेशल प्रावधान है जो एक्रीटेड इनकम पर टैक्स निकालने के संबंध में है चंद ट्रस्ट और 115 TD में लिखा है कि इस एक्ट में कहीं कुछ भी लिखा हो उसको नजरअंदाज करते हुए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर कोई ऐसा ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है जो कि सेक्शन 12AA के तहत रजिस्टर्ड है या सेक्शन 12AB के तहत वो रजिस्टर्ड है और उस ट्रस्ट ने कन्वर्ट कर दिया इनटू एनी फॉर्म which is not eligible for grant of registration under section 12A, a trust or institution which is registered under section 12AA and 12AB has converted, यानी कि वो ट्रस्ट कन्वर्ट हो गया है
किसी ऐसे रूप में जो कि 12AA या 12AB के रजिस्ट्रेशन के लिए अब एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एक ऐसे दूसरे रूप में कन्वर्ट हो गया है, या फिर वो ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर्ड था 12AA 12AB में, वो मर्ज हो गया है किसी एक ऐसी एंटिटी से जो कि ऐसी एंटिटी नहीं है जिसके ऑब्जेक्ट्स उससे सिमिलर हों और वो रजिस्टर्ड हो सेक्शन 12AA या 12AB में। यानी वो ऐसे एंटिटी में मर्ज कर गया जो रजिस्टर्ड नहीं है 12AA या 12AB में, और जिसके ऑब्जेक्ट जो है उससे सिमिलर भी नहीं है। और सी, the trust or institution has failed to transfer upon dissolution all its assets। मतलब ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का डिसोल्यूशन हो गया है, वो डिसॉल्व हो गया है, लेकिन डिसॉल्व होने पे इट हैज फेल्ड टू ट्रांसफर ऑल इट्स एसेट्स टू एनी अदर ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। किसी और ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को वो अपने एसेट्स को ट्रांसफर करने में फेल हो गया जो रजिस्टर्ड हो 12AA या 12AB में, और टू एनी फंड और इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट और एनी यूनिवर्सिटी या कोई और एंटिटी जो कि 1023C के 4, 5, 6, 6A इन सबसेक्शंस में आती हो। इसका रेफरेंस 1023C में है। 1023C आप जानते हैं कि जो पूरी पूर्णतया चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए है, और ये जो एसेट्स का ट्रांसफर है ये 12 महीने में वो नहीं कर पाए, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिसोल्यूशन टेक प्लेस। जिस मंथ में डिसोल्यूशन हुआ है उस मंथ के एंड से 12 महीने के अंतर्गत अगर वो उस डिसोल्यूशन को नहीं कर पाए, उस एसेट्स को किसी और ट्रस्ट को नहीं ट्रांसफर कर पाए जो रजिस्टर्ड है 12AA या 12AB में, तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे वो ट्रस्ट या तो कन्वर्ट हो गया है किसी नॉन चैरिटेबल रूप में, या किसी ऐसे नॉन चैरिटेबल एंटिटी के साथ मर्ज हो गया है, या उसने 12 महीने में अपने एसेट्स को किसी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को नहीं ट्रांसफर किया, देन in addition to the income tax chargeable in respect of the total income of such trust or institution, the accreted income of the trust or the institution as on the specified date shall be charged to tax। उसके अलावा कि जो भी इनकम टैक्स उस टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में चार्ज तो होगा ही होगा, यानी अब वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, जो भी उसकी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। अब उस इनकम टैक्स के अलावा जो अब वो चार्जेबल हो जाएगा टोटल इनकम के रिस्पेक्ट में ऐसी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के लिए, उसके अलावा जो एक्रीडेड इनकम है उसकी, यानी कि जो इकट्ठी हुई इनकम है ऑफ द ट्रस्ट और द इंस्टीट्यूशन उस स्पेसिफाइड डेट पे, वो भी चार्ज हो जाएगी टैक्स के लिए। और ऐसा ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन लायबल हो जाएगा पेमेंट करने के लिए एक एडिशनल इनकम टैक्स के अमाउंट को, एडिशनल इनकम टैक्स जो कि उस एक्रीडेड इनकम पर टैक्स है, और ये जो टैक्स है उसको मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे देना होगा एक्रीडेड इनकम के ऊपर। अब यहां पर कई शब्द आ गए हैं, एक तो एक्रीडेड इनकम आ गया है और एडिशनल इनकम टैक्स आ गया है और स्पेसिफाइड डेट आ गया है। तो आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। 115 TD के 2 में कहा गया है कि जो भी एक्रीडेड इनकम है सबसेक्शन 1 के पर्पज से, उसको डिफाइन किया जा रहा है यहाँ पे। सबसे पहले जो एक्रीडेड इनकम मीन्स द अमाउंट बाय विच द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। कुल मिला के जितने भी एसेट्स हैं उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के पास, उसकी जो इकट्ठी हुई फेयर मार्केट वैल्यू है, जोड़ के जो आती है फेयर मार्केट वैल्यू स्पेसिफाइड डेट के ऊपर, वो राशि अगर एक्सीड करती है टोटल लायबिलिटी से ऐसे ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के, तो जितना भी एक्सेस है, जो भी लायबिलिटी है ऑफ सच ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन विच इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ वैल्यूएशन एज बीइंग प्रिस्क्राइब्ड। जो लायबिलिटी का कंप्यूटेशन है
उसको कंप्यूट करने के लिए प्रेस्क्राइब मेथड होगा, यानी रूल में मेथड प्रेस्क्राइब किया जाएगा, और जहां पर भी ऐसा मेथड प्रेस्क्राइब किया जाता है तो उस मेथड के अनुसार टोटल लायबिलिटी को कैलकुलेट किया जाएगा। उसका देखा जाएगा कि जो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू है कुल एसेट्स की, वो टोटल लायबिलिटी से कितना एक्सेस है। सो दैट विल बी द एक्रीडेड इनकम, बशर्ते ये दैट सो मच ऑफ द एक्रीडेड इनकम विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द फॉलोइंग एसेट एंड लायबिलिटी, if any related to such asset, shall be ignored for the purpose of subsection 1, यानी कि सबसेक्शन 1 के पर्पज से जहां हम कह रहे हैं कि उसको एक्रीडेड इनकम पर भी टैक्स देना पड़ेगा, तो यहां पे हम ये कह रहे हैं कि वो एक्रीडेड इनकम जो कि निम्नलिखित एसेट या लायबिलिटी से रिलेटेड है, या उससे एट्रीब्यूटेबल है या रिलेटेड है, उसकी वजह से है, उसको इग्नोर किया जाएगा। और ये कौन से एसेट हैं जिसपे एक्रीडेड इनकम को इग्नोर किया जाएगा? Any asset which is established to have been directly acquired by the trust or institution out of its income of the nature referred to in clause 1 of section 10. सेक्शन 10(1) में जो भी उसकी इनकम है, अगर उस इनकम से एक्वायर किया है, यानी कि जो नॉन टैक्सेबल इनकम से अगर एक्वायर किया गया है कोई भी एसेट, उसको बाहर रखा जाएगा, बिकॉज दैट एसेट हैज बीन एक्वायर्ड with income which is not included in total income by virtue of section 10(1). 10(1) को आप देख भी सकते हैं, सेक्शन 10 में जाके देखते हैं, then we again come back. सेक्शन 10 को क्लिक करते हैं और 10(1) जाते हैं, तो एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि अगर एग्रीकल्चर इनकम से वो एसेट डिराइव किया गया है, then that will not be taken into consideration for calculating the accreted income. उसके बाद नंबर 2, any asset which is acquired by the trust or institution during the period beginning from the date of its creation or establishment and ending on the date from which the registration under 12A or 12AB became effective, if the trust or institution has not been allowed any benefit of section 11 and 12 during this said period. अगर कोई एसेट उस इनकम से डिराइव किया गया है, कोई भी एसेट एक्वायर किया गया है ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के द्वारा उस पीरियड में जब वो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन क्रिएट हुआ था या एस्टैब्लिश हुआ था, और उस पीरियड तक जब वो रजिस्ट्रेशन कराना जब इफेक्टिव हो गया कि अब रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ट्रस्ट के एस्टैब्लिशमेंट से लेके उस पीरियड तक जब रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी हो गया, उस पीरियड के बीच में अगर ये एसेट एक्वायर किया गया है और अगर उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को 11 सेक्शन 11 या बेनिफिट का या 12 का कोई बेनिफिट उस पीरियड में नहीं भी दिया गया, और उस इनकम से अगर ये एसेट डिराइव किया गया है, तो वो भी एक्रीडेड इनकम के कैलकुलेशन में नहीं आएगा, उसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा। Provided that where due to the first proviso to subsection 2 of section 12, where the benefit of section 11 and 12 have been allowed to the trust or the institution in respect of any previous year or years beginning prior to the date from which the registration is effective, then for the purpose of clause 2 of the first proviso, the registration shall be deemed to have become from the first day of the earliest previous year. तो यहां पे ये कहा जा रहा है कि यदि वो जो सेक्शन 12A के सबसेक्शन 2 के फर्स्ट प्रोवाइजो के प्रावधान की वजह से अगर कोई बेनिफिट सेक्शन 11 या 12 का दे भी दिया गया था उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन को किसी ऐसे प्रीवियस ईयर के लिए जो कि रजिस्ट्रेशन के इफेक्टिव होने के
रजिस्ट्रेशन के प्रावधान के इफेक्टिव होने के डेट से पहले था, और उस पहले के प्रीवियस ईयर में भी अगर सेक्शन 11 या 12 का बेनिफिट इसलिए उसको दे दिया गया क्योंकि सेक्शन 12A(2) के फर्स्ट प्रोवाइजो को ध्यान में रखते हुए दे दिया गया था, तब सेक्शन क्लॉज 2 के पर्पज से जो रजिस्ट्रेशन है वो इफेक्टिव होना माना जाएगा उस पहले प्रीवियस ईयर से। यानी कि ये मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव हो गया था पहले ही, और अगर रजिस्ट्रेशन पहले इफेक्टिव हो गया था पहले प्रीवियस ईयर में जब उसको सेक्शन 11 या 12 का बेनिफिट मिल गया था, तो ऑब्वियस बात है कि वो इग्नोर करने के लिए सेक्शन ये क्लॉज 2 में क्वालिफाई नहीं करेगा। कहने का मतलब ये कि और पीछे चला गया हमारा रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होना, उस साल में चला गया जिस साल में उसको 12A(2) के फर्स्ट प्रोवाइजो की वजह से सेक्शन 11 या 12 का बेनिफिट मिल गया। तो अगर उसको सेक्शन 11 या 12 का बेनिफिट मिल जाता है, उसके बाद अगर वो कोई अगर एसेट उसने एक्वायर किया, तो वो जो एसेट है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हम एक्रीडिटेड इनकम निकालने के लिए। उस पर तो एक्रीडिटेड इनकम पे तो टैक्स देना पड़ेगा, यानी एडिशनल इनकम टैक्स जो भी है उसको देना पड़ेगा। तो एक बार ये और देख लेते हैं कि सेक्शन 12A(2) के फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या कहा है। बिकॉज उसको इस प्रोवाइजो को बेटर समझने के लिए वी गो टू सेक्शन 12A(2) का फर्स्ट प्रोवाइजो। सेक्शन 12A और 12A में 2 पे जा रहे हैं, और यहाँ पर ये प्रोवाइजो है, और ये जो फर्स्ट प्रोवाइजो है इट हैज बीन एडेड फ्रॉम 1/6/2020। तो चूंकि 1/6/2020 से ऐड हुआ है, तो दिस इज अ वेरी वेरी टॉपिकल एंड वेरी रेलेवेंट प्रोवाइजो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेक्शन 12A कहा जा रहा है सेक्शन 12A(2) में कहा जा रहा है कि वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ जून 2007, अगर एप्लीकेशन फर्स्ट डे ऑफ जून 2007 के बाद की गई है, तो जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 एंड 12 हैं, they shall apply in relation to the income of such trust or institution from the assessment year which is immediately following the financial year in which the application is made। जब एप्लीकेशन कर दी जाती है, जिस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन कर दी जाती है, ऑब्वियसली ये रजिस्ट्रेशन के लिए है, वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड, क्योंकि 12A is about the conditions for the applicability of section 11 and 12। तो 11 and 12 कब अप्लाई होते हैं? जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है उसके लिए। तो इसलिए अगर जब तक व्यक्ति रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा, सेक्शन 11 12 अप्लाई नहीं होंगे। तो इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेयर एन एप्लीकेशन हैज बीन मेड 1 जून 2007 के बाद अगर एप्लीकेशन की गई है, यानी प्रावधान ये 1 जून 2007 से आया है, तो एप्लीकेशन अगर 1 जून 2007 के बाद की गई है रजिस्ट्रेशन की, तो सेक्शन 11 या 12 के जो प्रावधान है वो उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के इनकम के रिलेशन में उस असेसमेंट ईयर से लागू होंगे जो कि उस फाइनेंशियल ईयर के जस्ट बाद आता है जिस फाइनेंशियल ईयर में एप्लीकेशन की गई है। यानी एप्लीकेशन कर दी गई तो वहां से उसके सेक्शन 11 या 12 के प्रावधान लागू हो जाएंगे। अब आती बारी की प्रोवाइजो। Provided that the provisions of section 11-12 shall apply to a trust or institution where the application is made under subclause 1 of clause AC of subsection 1 from the assessment year from which such trust or institution was earlier granted registration। तो यहाँ पे कहा गया है कि अगर उसको पहले रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया गया तो उसको रिकॉग्नाइज करते हुए सिंस द ट्रस्ट or institution was earlier granted registration and application is clause under 1AC(1). So whenever the registration was granted earlier,
सो इन दैट केस जब भी वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है अर्लियर, तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11(2) जो है वो अप्लाई कर जाएंगे उस असेसमेंट ईयर से जब भी उसको पहले ग्रांट हुआ था रजिस्ट्रेशन। और दूसरा, अगर वो एप्लीकेशन 1AC3 में की जाती है तो पहले असेसमेंट ईयर से चालू हो जाएगा उसका एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 11(12) फॉर विच इट वॉज प्रोविजनली रजिस्टर्ड। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। अगर 1 जून 2007 के बाद भी एप्लीकेशन की जा रही है, तब तो ये बात साफ होगी उस फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट असेसमेंट ईयर से 11 और 12 लागू हो जाएंगे। लेकिन अगर उसके पहले भी एप्लीकेशन की गई, अगर एप्लीकेशन 1AC1 में की गई है, उसके पहले नहीं, 1AC1 में अगर एप्लीकेशन की गई है तो पहले अगर रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ है तो तब से भी लागू हो जाएगा। और अगर 1AC3 में किया गया तो जो भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ था जब से, तब से उसका जो रिलेटेड असेसमेंट ईयर है तब से वो लागू हो जाएगा। अब हम यहाँ कह रहे हैं कि फर्स्ट प्रोवाइजो की वजह से हम आते हैं 115TD पे वापस। और 115TD का जो ये प्रोवाइजो है, सेकेंड प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 2, इट सेज दैट जहां पर भी फर्स्ट प्रोवाइजो की वजह से सेक्शन 11(12) यानी जो अगर अर्लियर रजिस्ट्रेशन जो हुआ है या जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ है उसकी वजह से सेक्शन 11 या 12 का बेनिफिट अलाउ कर दिया गया है उसको अगर पहले, तो फिर उस केस में ये क्लॉज 2 के लिए जो उसका जो क्लॉज 2 के पर्पस से इफेक्टिवनेस है उसकी, सेक्शन 11 या 12 की इफेक्टिवनेस, वो तब से लागू हो जाएगी जब से वो पहले रजिस्टर हुआ था या पहले प्रोविजनली रजिस्टर हुआ था। तो अगर वो लागू हो जाएगी तो सेक्शन 11 और 12 एप्लीकेबल हो जाएंगे। और सेक्शन 11 12 एक बार एप्लीकेबल हो गए तो उसके बाद जो एसेट अगर खरीदा जाता है तो फिर वो एक्रीडिटेड इनकम पर उस पर टैक्स लगेगा। Now let's go to the next proviso. Provided also that while computing the accreted income in respect of a case referred to in clause C of subsection 1, जहां पर भी हम accreted income को कंप्यूट कर रहे हैं 1C के तहत, 1C वो केस है जहां पर डिसोल्यूशन हो जाता है किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन का, और डिसोल्यूशन के बाद वो 1 साल में अपने एसेट्स को किसी और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर नहीं कर पाता, और इसलिए वो एक्रीडिटेड इनकम पे उसको फिर टैक्स देना पड़ेगा। और यहाँ पे इसीलिए इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि जहां पर भी एक्रीडिटेड इनकम का कंप्यूटेशन ऐसे केस में हो रहा है जो 1C का केस है, डिसोल्यूशन का केस है, तो assets and liabilities, if any, related to such asset which have been transferred to any other trust or institution registered under section 12AA, or to any fund or institution or trust or any university which comes under, which is referred to under C, within the period specified in the said clause, यानी 12 महीने में अगर जो ट्रस्ट जो एसेट या लायबिलिटी ट्रांसफर हो गए हैं वो इग्नोर कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये इट फॉलो स्ट्रेट अवे फ्रॉम 1C, क्योंकि वहां पे वो ट्रांसफर कर दिए गए। तो उस सेंस में जो भी एक्रीडिटेड इनकम को कंप्यूट करना है तो वो एसेट लायबिलिटी हम इग्नोर कर देंगे, जिसको जो 12 महीने का टाइम पीरियड वहां प्रिस्क्राइब किया गया उसमें उसको चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर कर दिया गया। अब आते हैं 115TD3 पर। हम वो केसेस को समझ रहे हैं जहां पर जो ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है वो अपने एसेट्स को या तो कन्वर्ट कर देता है किसी नॉन चैरिटेबल रूप में, या किसी ऐसी एंटिटी के साथ नॉन चैरिटेबल एंटिटी से मर्ज हो जाता है, या डिसॉल्व हो जाता है वो, और 12 महीने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अपने एसेट या लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर पाता है। उस केस में ये प्रावधानित किया गया कि उसको एक्रीडिटेड इनकम पे, क्योंकि अब वो चैरिटेबल नहीं रहा, तो एक एक्रीडिटेड इनकम पर वो टैक्स देगा।
और एक्रीडिटेड इनकम वो इनकम है जो कि उसके कुल एसेट्स की जो एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से हम उसके जब टोटल लायबिलिटी को घटाते हैं, जो भी मेथड ऑफ वैल्यूएशन प्रिस्क्राइब्ड है उससे कैलकुलेट करते हुए स्पेसिफाइड डेट पर, तो जो वैल्यू आती है दैट इज द एक्रीडिटेड इनकम। और एक्रीडिटेड इनकम पे जो है टैक्स देना, एडिशनल इनकम टैक्स उसको देना होगा। तो दैट इज सॉर्ट ऑफ अ पेनल्टी ऑफ बिकमिंग नॉन चैरिटेबल फ्रॉम चैरिटेबल। So subsection 3 says 115 TD का subsection 3 है. It says that for the purpose of subsection 1, a trust or institution shall be deemed to have been converted. जो वर्ड वहां पर यूज किया जा रहा है 115 TD 1 में कि converted into any non charitable form, तो उसको converted मान लिया जाएगा into any form which is not eligible for registration under 12AA or 12AB in a previous year if the registration which was granted to it has been cancelled. अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया उसका तो भी उसको एक्रीडिटेड इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। और इट हैज अडॉप्टेड और अंडरटेकन मॉडिफिकेशंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स, उसने ऐसे ऑब्जेक्ट्स अडॉप्ट कर लिए हैं या अपने पुराने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर दिया है विच डू नॉट कन्फर्म टू द कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो कि रजिस्ट्रेशन की कंडीशंस से कन्फर्म नहीं कर रहे हैं। एंड it has not applied for fresh registration in the previous year, or it has filed application for fresh registration but application has been rejected. यानी उसने अपने ऑब्जेक्ट्स को मॉडिफाई कर लिया या उसने नए ऑब्जेक्ट्स अडॉप्ट कर लिए जो कि रजिस्ट्रेशन के कंडीशन से कंफर्म नहीं कर रहे हैं। कंफर्म वर्ड है CONFORM, यानी जो कंडीशंस है उससे मेल नहीं खाते, वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं या पुराने ऑब्जेक्ट्स को, पुराने उद्देश्यों को मॉडिफाई कर लिया है इस प्रकार से। तो ऐसे कंडीशन में लेकिन उसने उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना चाहिए था, ऐसे उसने किया था तो, लेकिन उसने फ्रेश रजिस्ट्रेशन या तो अप्लाई नहीं किया और या फिर अगर अप्लाई किया तो वो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी गई रही है। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये मान लिया जाएगा कि वो ऐसे रूप में कन्वर्ट हो गया है जो कि अब एलिजिबल नहीं रहा रजिस्ट्रेशन के लिए 12AA या 12AB में। और उसके बाद आते हैं हम सबसेक्शन 4 पे। Notwithstanding no income tax payable is by a trust or institution on its total income, इस बात को मद्देनजर न रखते हुए कि भले ही कोई भी इनकम टैक्स पेएबल नहीं है उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के द्वारा, नो इनकम टैक्स इज पेएबल बाय अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन ऑन इट्स टोटल इनकम which is computed in accordance with the provisions of this act, the tax on the accredited income under subsection 1 shall be payable by such trust or institution. तो भले ही उस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन की जो टोटल इनकम है वो कुछ भी हो, आज की तारीख में वो कन्वर्ट हो गया, उसको एक्रेडिटेड इनकम पर तो टैक्स देना ही देना। वो ये नहीं कह सकता अब मैं कन्वर्ट हो गया, मेरी तो टोटल इनकम पे तो टैक्स ही नहीं बनता, मैं तो केवल एग्रीकल्चर कर रहा हूँ और मेरी टोटल इनकम पे कोई टैक्स बनता नहीं है। नो, बिकॉज जो टैक्स एडिशनल इनकम टैक्स है दैट इज बीइंग पेड व्हाई ही कन्वर्टेड इनटू चैरिटेबल। एज सून एज ही कन्वर्ट्स टू नॉन चैरिटेबल, क्यों नॉन चैरिटेबल में कन्वर्ट हुआ, ये उसकी पेनल्टी है, क्योंकि इतने सालों से वो चैरिटेबल चैरिटेबल कहता आ रहा था और एक्रीशन करे जा रहा था अपने एसेट्स में लायबिलिटीज के मुकाबले में। और अब वो चालाकी से कह रहा है ये जो एक्रीशन है ये तो मेरा उस पर टैक्स नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास तो जो इनकम है वो सब वो तो टैक्सेबल नहीं है, तो दैट वोंट वर्क। तो जो भी वो एक्रीशन करता रहा वो पहले टैक्स दे उसके ऊपर, उसके बाद जो भी इनकम कमाए उसकी अलग असेसमेंट होगा। Now we go to 115 TD5. The principal officer or the trustee of the trust or the institution, as the case may be, and the trust or the institution shall also be liable to pay the tax on accredited income to the credit of the central government within 14 days. अब ये सवाल ये उठता है कि कितने दिन में उसको वो टैक्स जमा करना है जो एडिशनल इनकम टैक्स कहलाया जा रहा है एक्रेडिटेड इनकम के ऊपर। स्पेसिफाइड डेट की जो डेफिनेशन है वो आगे आएगी, अभी वी आर जस्ट लुकिंग एट इट। तो यहाँ
14 दिन में उसको जमा करना है। 14 दिन कब से काउंट होंगे कि जब कौन सी तारीख से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में वो एक्रीडिटेड इनकम पर जो टैक्स है वो जमा करेगा। 14 days from the date on which the period for filing of the appeal under section 253 against the order cancelling the registration expires. अगर उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया रहा है और जो अपील फाइल करने की तारीख थी सेक्शन 3 में उसके उस ऑर्डर के खिलाफ वो एक्सपायर कर गई है, वो टाइम एक्सपायर कर गया है, एंड नो अपील हैज बीन फाइल्ड बाय द ट्रस्ट और द इंस्टीट्यूशन, और उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन ने कोई अपील फाइल नहीं की, तो जिस तारीख में वो अपील फाइल नहीं करता और वो टाइम निकल जाता है अपील फाइल करने का, वहाँ से 14 दिन में उसको टैक्स जमा करना है। या फिर जो ऑर्डर है अपील में, जिस अपील ऑर्डर में उसके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन को कंफर्म कर दिया गया रहा है, और वो ऑर्डर जिस तारीख को रिसीव किया जाता है उस ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो उस तारीख से 14 दिन में उसको जो है या एक्रीडिटेड इनकम पर टैक्स जमा करना है। इन ए केस रेफर टू इन क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज सबसेक्शन 3। ये मतलब वो केस है 131 का जहां पे कन्वर्शन की बात होगी, क्योंकि कन्वर्जन इसलिए हो गया क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो डीम टू बी कन्वर्टेड हो गया वो इनटू नॉन चैरिटेबल। उसके बाद 5(2) में उस तारीख से जो कि प्रीवियस ईयर के अंत की तारीख है, एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, इन ए केस रेफर टू इन सब क्लॉज ए ऑफ 2 of 3(2)(a), यानी जिसने अप्लाई नहीं किया था रजिस्ट्रेशन, और अगर उसने अप्लाई नहीं किया था रजिस्ट्रेशन तो जिस साल में उसने अप्लाई करना चाहिए था और उसने अप्लाई नहीं किया, उस साल के उस प्रीवियस ईयर के अंत से 14 दिन में उसको एक्रीडिटेड इनकम पे टैक्स देना होगा। उसके बाद द डेट ऑन विच द पीरियड फॉर फाइलिंग अपील अंडर सेक्शन 253 अगेंस्ट द ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन एक्सपायर्स and no appeal has been filed by the trust or the institution, or the order in any appeal confirming the cancellation of the application is received by the trust or institution in a case which is falling under 3(2)(b. तो 3(2)(b) का केस देखते हैं, जहां पर उसने एप्लीकेशन फाइल किया लेकिन उसको एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जहां पे उसने फाइल किया लेकिन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, तो सेक्शन 253 का जो टाइम है जब एक्सपायर कर जाता है, पीरियड फॉर फाइलिंग अपील अंडर सेक्शन 253, जो भी ऑर्डर पास हुआ है रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन वो एक्सपायर कर जाता है, और कोई अपील अगर फाइल नहीं होती है या कैंसिलेशन का ऑर्डर रिसीव कर लिया था ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उस तारीख से जब भी वो या तो पीरियड एक्सपायर कर जाता है या कैंसिलेशन का ऑर्डर प्राप्त कर लिया जाता है, वहां से 14 डेज में उसको टैक्स जमा करना। अब 4 है द डेट ऑफ मर्जर, अगर उसका मर्जर हो जाता है इन केस रेफर टू 1B में वो मर्ज हो गया दूसरी एंटिटी के साथ जो नॉन चैरिटेबल है, तो जिस तारीख से वो मर्ज हुआ 14 दिन में उसको टैक्स जमा करना। द डेट ऑन विच द पीरियड ऑफ 12 months, 12 महीने जो 1C में आता है कि 12 महीने में उसको अपने एसेट्स को दूसरे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफर करना, जब वो 12 महीने का टाइम खत्म हो जाता है तो उसके बाद 14 दिन में उसको फाइल करना, एक्रीडिटेड इनकम पे टैक्स जमा करना। अब आते हैं 115 TD के 6 पर। The tax on the accredited income by the trust or the institution shall be treated as the final payment of tax in respect of the said income, and no further credit therefore shall be claimed by the trust or the institution or by any other person in respect of the amount of tax to be paid. Accredited income पे जो भी उसने एडिशनल इनकम टैक्स दिया है वो फाइनल पेमेंट माना जाएगा उसके टैक्स का, और इस टैक्स का कोई और क्रेडिट कहीं और नहीं मिलेगा। इस टैक्स का क्रेडिट केवल एक्रीडिटेड इनकम के सिलसिले में मिलेगा। इसके बाद आते हैं 115 TD के 7 पे।
No deduction under any other provision of this Act shall be allowed to the trust of the institution or any other person in respect of the income which has been charged to tax under subsection 1 or the tax thereon. यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है कि कोई डिडक्शन नहीं दिया जाएगा, उस पूरे की पूरी एक्रेडिटेड इनकम पे टैक्स जमा करना होगा विदाउट क्लेमिंग और अलाउइंग एनी डिडक्शन। किसी भी इस एक्ट के प्रावधान के तहत कोई और डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। एक्रेडिटेड इनकम को निकालने का जो तरीका दिया है ऊपर, उसी तरीके से एक्रेडिटेड इनकम निकाली जाएगी और उस पर एडिशनल इनकम टैक्स देना होगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट। अब एक्सप्लेनेशन में जो स्पेसिफाइड डेट की जैसे बात हो रही थी, तो डेट ऑफ कन्वर्जन का मतलब है वो डेट जब जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का जो ऑर्डर था वो पास किया गया, डेट उस जो ऑर्डर की डेट है वो कन्वर्जन की डेट मानी जाएगी। और जहाँ पे अगर उसने ऑब्जेक्ट नए अडॉप्ट कर लिए, मॉडिफाई कर दिए, तो जिस डेट में उसने वो नए ऑब्जेक्ट्स अडॉप्ट किए, मॉडिफाई किए, वो डेट ऑफ कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन इनटू अ नॉन चैरिटेबल एक्टिविटी एंटिटी। और जो स्पेसिफाइड डेट वर्ड यूज किया जा रहा है, तो स्पेसिफाइड डेट का मतलब है या तो डेट ऑफ कन्वर्जन अगर केस 1A में फॉल करता है, या केस 1B में फॉल करता है तो डेट ऑफ मर्जर, या 1C में फॉल करता है तो डेट ऑफ डिसोल्यूशन। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है 12AA 12B में, उसमें शामिल होगा जो रजिस्ट्रेशन 12A में भी ऑब्टेन किया गया था। जैसे सेक्शन 12A था उसके अमेंडमेंट से पहले 96 में, यानी जब भी रजिस्ट्रेशन किया गया, जब हम कहते हैं कि 12AA में रजिस्ट्रेशन, तो उसमें 12A के भी रजिस्ट्रेशन इसके द्वारा शामिल कर लिए गए हैं। तो ये हुआ 115TD का, जहाँ पर एक स्पेशल प्रोविजन है एक्रेडिटेड इनकम को टैक्स करने का जब कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन कन्वर्ट हो जाता है या मर्ज हो जाता है किसी नॉन चैरिटेबल एंटिटी में, या डिसॉल्व हो जाता है और अपने एसेट्स को किसी दूसरे चैरिटेबल एंटिटी को ट्रांसफर नहीं करता। ये हो गया 115TD। 115TD के बाद है 115TE और 115TF। TE कहता है कि जब भी प्रिंसिपल ऑफिसर या ट्रस्टी ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन का एंड द ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन फेल कर जाते हैं पे करने में, क्योंकि अब वो टैक्स नहीं पे करेंगे तो उसका भी कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, तो उस पर इंटरेस्ट का कॉन्सिक्वेंस जो भी टैक्स रेफर किया गया है 115TD1 में, अगर वो नहीं जमा करते हैं जो टाइम अलाउड है उस सेक्शन के सबसेक्शन 5 में, तो ही और इट शैल बी लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट 1% फॉर एवरी मंथ, और पार्ट ऑफ द मंथ पे वो सिंपल इंटरेस्ट देंगे beginning on the date immediately after the last date on which such tax is payable। जिस डेट में वो टैक्स पेबल हो गया था, और एंडिंग विद द डेट जहाँ पर वो टैक्स पे हुआ, उस पीरियड के बीच का टाइम जो है उस पर 1% फॉर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ वो इंटरेस्ट उसको देना है। और उसके बाद 115TF में इंटरेस्ट के अलावा जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि अगर वो नहीं पे करता तो असेसी डीम टू बी इन डिफॉल्ट पे हो जाएगा। तो डीम टू बी इन डिफॉल्ट के प्रावधान जो नॉर्मल प्रावधान होते हैं, वही प्रावधान यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। हम लोग चलते हैं वापस 49 में टू अप्रिशिएट व्हाट इज बीइंग मेंशन्ड हियर। और उसके लिए विल गो टू पेज नंबर 1 हियर, और पेज नंबर 1 के विल गो टू कंप्यूटेशन, और कंप्यूटेशन के बाद विल गो टू I wish that they allow another window to be opened to explain the provision, otherwise we have to again and again come back, and I will make a request to the board to kindly do this, to allow a new window to be opened here. No harm is coming from there. Okay, so we are almost at the end of section 49. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी कोई कैपिटल गेन इससे अराइज होता है कि
कोई एसेट ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि वो जो एसेट है वो ऐसा एसेट है जो उस ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन ने होल्ड किया हुआ था एक्रीडेड इनकम के रिस्पेक्ट में, और जिसके रिस्पेक्ट में एक्रीडेड इनकम कंप्यूट की गई है, और वो टैक्स वो जो एसेट अगर ट्रांसफ़र होता है और उस पर अगर टैक्स भी अगर दे दिया गया है तो जो भी एडिशनल इनकम टैक्स है जो चैप्टर 12 के प्रावधानों के अनुसार, तो जब वो एसेट बिकेगा तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ऑफ ऐसे एसेट की, वो मान ली जाएगी कि वो फेयर मार्केट वैल्यू है उस एसेट की जिसको कि अकाउंट में लिया गया था उस एक्रीडेड इनकम को कंप्यूट करने के लिए। जैसे हमने कहा था कि एक्रीडेड इनकम कंप्यूट करने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू को लिया जाएगा, तो जो जिस फेयर मार्केट वैल्यू को मद्देनजर लिया गया था उस एक्रीडेड इनकम को कंप्यूट करने के लिए वही फेयर मार्केट वैल्यू जो है उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी, और उसके बाद जब भी वो एसेट बिकता है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कर दी जाएगी। अब आते हैं 49(9) पे, where the capital gain arises from the transfer of a capital asset referred to in clause 28(6)(a). एक ऐसा कैपिटल एसेट है जिसका ट्रांसफर होता है और जिसका वर्णन है 28(6)(a) में, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ऐसे एसेट की वो फेयर मार्केट वैल्यू मान ली जाएगी जिसको कि अकाउंट में लिया गया है उस क्लॉज के पर्पस से। तो लेट अस सी कि 28(6)(a) में किस तरह के एसेट की बात हो रही है। 28(6)(a) में बात हो रही है कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है इन्वेंट्री की एज ऑन द डेट ऑन विच इट इज कन्वर्टेड इनटू और ट्रीटेड एज अ कैपिटल एसेट। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट मान लिया जाता है। तो जब भी हम किसी इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट मानते हैं, जिस डेट में भी हम किसी इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट मान लेते हैं, तो सेक्शन 28 ये कह रहा है 6A के तहत कि जो वो इनकम है वो चार्जेबल हो जाएगी इनकम टैक्स के लिए अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। यानी जब भी अपनी इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट का रूप दे देते हैं और कैपिटल एसेट मान लेते हैं उसको, तो उसकी जो मान लेने की डेट पर जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसकी उस इन्वेंट्री की उस डेट पर जब वो कन्वर्ट कर दिया गया या मान लिया गया कैपिटल एसेट, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू को बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में टैक्स किया जाएगा। तो ये जो क्योंकि यहाँ फेयर मार्केट वैल्यू मान ली गई और वो कैपिटल एसेट बन गया, अब ये जो कैपिटल एसेट है जब बिकेगा तो इसके लिए अपने को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए होगी। वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के बारे में कहा जा रहा है सेक्शन 49(9) में कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो कॉस्ट है जो फेयर मार्केट वैल्यू मान ली जाती है जिसको कि अकाउंट फॉर किया गया था उस क्लॉज के संदर्भ में। यानी जब हमने उसको कन्वर्ट किया और एक फेयर मार्केट वैल्यू को उस पर टैक्स किया, तो वो जो फेयर मार्केट वैल्यू हमने अकाउंट फॉर की थी वही फेयर मार्केट वैल्यू इस एसेट की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी है। So with that we have completed section 49 and we have come to the end of this session also.